प्यारे बच्चों, आज हम कोशिका की संरचना के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोगों ने कोशिका का जो है फिगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जैसा दिखाई पड़ता है वैसा आपको बना करके उसको समझाया गया। अब आप उसके अंदर के जो पार्ट हैं उसको पढ़ेंगे। तो कोशिका में सबसे बाहर जब आपको पढ़ा रहे थे तो सबसे बाहर को अगर वनस्पति कोशिका में देखिए तो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। उसके नीचे एक झिल्ली होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ पूरा पोर्शन प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहलाता है। पहले पोर्शन पर हम आते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यह केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति जो है वनस्पति कोशिका का सबसे ऊपरी आवरण होता है। यह मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। इसके अलावा हेमीसेलुलोज, एक्टिन जैसे पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। इसका निर्माण वास्तव में कोशिका से सेक्रीशन से होता है। कुछ पदार्थों का श्रावण होता है, उसी से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। जैसे बताया गया था कि ये मान लीजिए कोशिका है और ये सेल वॉल है, सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये जो सेल वॉल है इसके अंदर के पदार्थों के सेक्रीशन से ही इसका फॉर्मेशन होता है, इस वॉल का निर्माण होता है। और मुख्य जो है सेलुलोज होता है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है जो अघुलनशील होता है। यह मुख्यतः 3 लेयर का होता है, प्रथम, द्वितीय और मध्य। 3 भागों से मिलकर इसका निर्माण होता है। जो है कोशिका भित्ति जो है मुख्यतः इसका वर्क जो है यह कोशिका की संरचना प्रदान करती है और इसको मुख्यतः सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका वास्तव में देखिए जो है जो फल होते हैं या कुछ होते हैं उनकी कोशिकाएं बाद में होता है तो उसके अंदर का जो पदार्थ होता है ढीला हो जाता है। पहले कच्चा होता है, टाइट होता है, उसके बाद वो ढीला हो जाता है। क्यों कि जो पेक्टिन नामक पदार्थ होता है जब वह पकता है फल तो वह जो है घुल जाता है। घुलने से जो कोशिका इसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो फ्री हो जाती हैं और फ्री होकर के वो रसीला हो जाता है, जिससे कहते हैं कि यह फल जो है क्या है, पक गया है। तो मुख्यतः इस पेक्टिन पदार्थ के जो 2 कोशिका भित्तियों को जोड़ने का काम कर रहा है, एक कोशिका इधर एक कोशिका है, इसके बीच में जो पेक्टिन पदार्थ है, पेक्टिन जो है यह घुल जाता है जिससे कोशिकाएं फ्री हो जाती हैं। वो पदार्थ जो है लगता है कि क्या है, पक गया, अर्थात ये सेल जो होते हैं फ्री हो जाते हैं और आपस में इधर उधर लिक्विड की तरह घूमते हैं, तो वह पक जाता है। जो है दूसरे पोर्शन पर आए तो दूसरा पोर्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह अर्धपारगम्य में होता है और यह कोशिका भित्ति के नीचे का होता है प्लांट में, और जंतु कोशिकाओं में पहला लेवल होता है। क्योंकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है तो सबसे बाहरी आवरण जो है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। अब यहाँ देखिए इसकी संरचना कैसी है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह अर्धपारगम्य होती है और यह 2 लेयर की मुख्यतः बनी होती है, और जो बीच वाला जो 2 लेयर होता है वह लिपिड का होता है, और जो ऊपर के 2 लेयर होते हैं वो प्रोटीन से होते हैं। वैसे इसकी जो है इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है, और माना जाता है कि जो माना जाए इसकी जो होती है, कुछ बुक्स में आप लोग देखेंगे कि जो है कहीं कहीं जो है 20 एंगस्ट्रॉम दिया और ये 20 एंगस्ट्रॉम और ये जो है 35 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो इसका कार्य क्या है, यह पदार्थों के आवागमन के लिए मार्ग प्रदान करती है। तो आपने देखा क्या है, यह बीच का जो लेयर है यह लिपिड का लेयर है, ऊपर और नीचे जो है क्या है, प्रोटीन का लेयर है, और यह पदार्थों के आवागमन के लिए मार्ग प्रदान करती है। तीसरी चीज पर आने जो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यह जो है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वह पूरे के पूरे जीव द्रव्य कहलाते हैं। जीव द्रव्य कहलाते हैं। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है, ऐसा हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था। हक्सले ने कहा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। क्यों कहा? क्योंकि जीव द्रव्य के अंदर ही सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, इसीलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। जीव द्रव्य जो है अर्धतल, अर्धठोस, जो है पारदर्शी और कोलाइडीय विलयन है। कोलाइडीय विलयन से तात्पर्य है या कि कोलाइडियल विलयन उसे कहा जाता है। कोलाइडीय विलयन क्यों है कोलाइडीय विलयन? कोलाइडीय विलयन इसलिए कहा जाता है कि इसका पीएच जो है, जो पीएच है इसका स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता है। और इसमें जो है इस जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य जो है प्रोटोप्लाज्म जो है, ये इसमें जो है ब्राउनियन मूवमेंट पाई जाती है। ब्राउनी गति पाई जाती है। ब्राउनी गति मतलब जिगजैग मोशन, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी। जैसे मान लीजिए कोई कण यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया, अर्थात ये आपको पता नहीं है कि ये कण कहाँ जाएगा, तो जिगजैग मोशन। अर्थात इनके जो कोलाइड के कण है, अर्थात जो जीव द्रव्य के कण हैं, यह जो है इसमें ब्राउनियन मोशन होता रहता है। और दूसरी चीज, यह जो जीव द्रव्य है साल और जल अवस्थाओं में पाया जाता है। दो अवस्थाओं में, साल और जल। कभी यह साल अवस्था में होता है और कभी जल अवस्था में होता है। अगर इन अवस्थाओं में कन्वर्ट होता रहता है, जिससे जीव द्रव्य के जो भारी पदार्थ हैं वह तली में बैठते नहीं हैं, अर्थात पूरे में समान रूप से मिले रहते हैं, पूरे में समान रूप से मिले रहते हैं। तो दो गति, ये ब्राउनी गति का और साल जल, ये दो गतियों से जो है क्या होता है कि दो स्थितियों से दो जो अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं, जिसके कारण यह जो है जीव द्रव्य जमता नहीं, मतलब जो पदार्थ होते हैं अलग अलग नहीं होते हैं, सभी जो पदार्थ है, भारी पदार्थ है, हल्के पदार्थ, एक में सब मिले रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो जीव द्रव्य है यह कणिका के आकार का होता है, अर्थात जिसे कणिका में कहा जाता है। किन्हीं वैज्ञानिकों का मानना है कि फेन अर्थात झाग के समान होता है, और किन्हीं वैज्ञानिकों का मानना कि जालवत होता है। ठीक है ना? तो इस तरह के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह या जाल के समान होता है, या कणिका के समान होता है, या फिर बिंदुमय होता है। अब इसके अगर रासायनिक गुणों की बात करें जीव द्रव्य के, तो जीव द्रव्य में दो तरह के जो है पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक, दूसरा कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से जल सबसे अधिक होता है, H2O की मात्रा सबसे होता है। इसके अलावा जो अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फेट हैं, ये सब आयंस के रूप में पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और न्यूक्लिक एसिड, ये सब कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड से तात्पर्य यहाँ पर RNA और DNA, आगे बताया जाएगा इस बारे में। RNA से तात्पर्य है राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA से तात्पर्य है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इस तरह से जीव द्रव्य का आपने जो है भौतिक और रासायनिक गुणों को देखा। पुनः जान लीजिए कि जीव द्रव्य एक कोलाइडीय विलयन है, जिसका pH स्थिर रहता है। इसमें दो तरह की गतियां पाई जाती हैं, ब्राउनिंग गति अर्थात टेढ़ी मेढ़ी गति, यह लगातार जिगजैग मोशन इसमें लगातार होता रहता है। यह साल जल या जल साल में हमेशा चेंज होता रहता है, जिससे जो है ये कोलाइड, जिससे जो इसके जीव द्रव्य के कण हैं यह जो है बैठते नहीं है, आपस में भारी और हल्के कण आपस में सब मिले रहते हैं। अगर जो है इसमें रासायनिक गुण अकार्बनिक पदार्थों में जल सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के और फास्फेट के जो है आयंस के रूप में होते हैं। और कार्बनिक पदार्थ जो है इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है,
न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में मुख्यतः आरएनए और डीएनए होता है। इन्हीं गुणों के कारण जीव द्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अगर जीव द्रव्य में देखें दो पोर्शन में मुख्यतः बांट सकते हैं। एक को कहते हैं जो है साइटोप्लाज्म और दूसरे को न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अर्थात दो पोर्शन में बटे। यहाँ देखिए, अगर पूरे को यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा जीव द्रव्य है, ये हो गया साइटोप्लाज्म और ये हो गया न्यूक्लियस। अब पहले हम साइटोप्लाज्म जो है एक तरल पदार्थ है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, इसके पास जीवित कोशिकाएं पाए जाते हैं। अर्थात इस साइटोप्लाज्म, इस तरल पदार्थ में सजीव और निर्जीव दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। सजीव पदार्थों में जैसे सजीव, जिन्हें सजीव कोशिकाएं कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है इसके जीवित कोशिकांग हैं। इसका अध्ययन करेंगे। और निर्जीव पदार्थों में आपका जो है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वसा है, लिपिड है, गोंद है, रेजिन है, एल्केलाइड्स हैं, ये सब जो है इसके निर्जीव पदार्थों में पाए जाते हैं, जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अर्थात निर्जीव पदार्थों में बताया कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, एल्केलाइड है, गोंद है, रेजिन है, जो कलर हैं, ये सब सारे के सारे पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। अब हम इसमें ध्यान देंगे कि अब आपको एक महत्वपूर्ण भाग हम बताएंगे इसका, कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक जीवित अंग है और यह कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह भी डबल लेयर का बना होता है। बाहर वाली लेयर को आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य झिल्ली कहते हैं, और इनर वाले को अंतः झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, अंतः झिल्ली कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है स्मूथ होती है, चिकनी होती है, इस पर भी जो है एब्रिन ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन चिकनी नहीं होती है, खुरदरी होती है, इस पर अंगुलियों के समान निशान पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर जो है यह कौन कण पाए जाते हैं, जो सैद्धांत होते हैं। अर्थात सैद्धांत या कौन कण या इन्हें ऑक्सीसोम कहता है। सैद्धांत का मतलब हो गया इसमें बेस होगा, नेक होगा और हेड होगा। इस तरह से ये आपका जो है F1 पार्टिकल या इन्हें कहते हैं ऑक्सीसोम इन्हें कहा जाता है। इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिन्हें मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है। अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भोज्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है। इसके मैट्रिक्स के अंदर जो है भोज्य पदार्थों का जो है ऑक्सीडेशन होता है, और इस ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। जैसे आप जो भोजन करते हैं, मुख्य रूप से हम देखें, यही भोजन है आपका C6H12O6 जो भोजन से प्राप्त होता है, और 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस इनर्जी। और यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह क्रिया रिस्पायरेशन, श्वसन की संपन्न होती है, और जो यह एनर्जी उत्पन्न होती है सभी जीवधारियों में सभी जैविक क्रियाओं को संपन्न करती है। जीवधारियों में सभी जैविक क्रियाएं, जैसे शोषण हुआ, पाचन हुआ, पोषण हुआ, उत्सर्जन हुआ, उन सबके संपादन के लिए उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो इस रासायनिक क्रिया से प्राप्त होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। जो है यह जो एनर्जी उत्पन्न होती है,
जो एटीपी से यह कंबाइन हो करके यह एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। एटीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसका एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एटीपी जो है में कन्वर्ट होता है। यह उच्च ऊर्जा वाला यौगिक है। यह उच्च ऊर्जा वाला यौगिक जब कहीं बॉडी में घूमता रहता है जहाँ जिसको आवश्यकता होती है जिस आर्गन सिस्टम को, यह पुनः एटीपी की और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और उस आर्गन सिस्टम को ऊर्जा प्रदान कर देता है और संचालित हो जाता है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया यह शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर का रिस्पायरेशन अर्थात भोज्य पदार्थों की ऑक्सीडेशन की क्रिया इसमें संपन्न होती है और इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।